हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पिनाका। पिछले क्लास में हम लोगों ने जो है कंपनी रूल तक किया था, यानी 1773 से 1858 तक। ठीक है, चलिए आज आगे करते हैं। देखिए, 1857 का विद्रोह जो हुआ उसने ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये महसूस करा दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से जो है भारत का शासन चलाना सुरक्षित नहीं है। इसलिए 1858 में जो है एक बदलाव किया गया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इसके द्वारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सत्ता चली गई और इसे हम क्राउन रूल भी कहते हैं। ठीक है, इसमें देखिए मेजर क्या क्या चीज़ हुआ। जो है पहला जो है कंपनी का शासन समाप्त हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का एडमिनिस्ट्रेटिव पावर छीन लिया गया। दूसरा जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बनाया गया और ये जो है ब्रिटिश कैबिनेट का एक बहुत पावरफुल मंत्री था जो भारत के शासन के लिए ब्रिटेन की पार्लियामेंट के लिए जो है उत्तरदायी था। ठीक है, तीसरा जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की सहायता के लिए जो है एक काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई गई जिसमें 15 सदस्य थे, यानी 15 सदस्यीय काउंसिल। अब जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को जो वाइसरॉय कहा जाने लगा। वो जो है गवर्नर जनरल जो है ब्रिटिश क्राउन का भारत में प्रतिनिधि बन गया। ये जो वाइसरॉय कहा जाने लगा, वाइसरॉय यानी जो वाइस में डिप्टी, रॉय यानी रॉयल्टी, यानी कि जो ब्रिटिश क्राउन का। ठीक है, इसमें ये देखिए 1857 के विद्रोह, जिसे हम लोग प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं, के बाद पारित किया गया। भारत के अच्छे शासन के लिए लाया गया अधिनियम भी कहा जाता है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और शासन क्षेत्र और राजस्व की शक्तियाँ ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी। अब भारत जो है हर मैजिस्ट्री यानी जो है ब्रिटेन की जो है महारानी, उनके नाम पे शासित होगा। गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर वाइसरॉय ऑफ इंडिया कर दिया गया। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग पहले वाइसरॉय थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को समाप्त करके दोहरी सरकार की व्यवस्था समाप्त की। हम लोगों ने देखा था 1884 के फिट्स इंडिया अधिनियम के तहत जो है था कि कमर्शियल मैटर्स जो है उसको कंट्रोल करने के लिए जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था और जो एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल मैटर को देखने के लिए जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल था। ठीक है, अब दोनों को समाप्त कर दिया गया। भारत के लिए जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का नया पद बनाया। ठीक है, जिसे भारतीय प्रशासन पर पूर्ण अधिकार दिया। अब देखिए उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय काउंसिल बना गई। ठीक है, अब जो है अब एक और चीज़ इसमें है कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल को जो है एक जो है कॉर्पोरेट बोर्ड भी बनाया गया, जो कि जो है इंग्लैंड में जो है भारत में भी और इंग्लैंड में जो मुकदमा कर भी सकता था और जिस पर मुकदमा किया जा सकता था इसके किसी भी क्रियाकलाप के लिए। ठीक, यह जो अधिनियम था मुख्य रूप से जो है इंग्लैंड से भारतीय सरकार के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए जो है प्रशासनिक मशीनरी के सुधार तक सीमित था। ठीक है, भारत में प्रचलित शासन व्यवस्था को जो है पर्याप्त रूप से नहीं बदला। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे हम लोग क्या देखेंगे, 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। देखिए इससे पहले याद रखिए 1858 एक्ट जो है भारत में शासन की व्यवस्था को फंडामेंटली बदल दिया, लेकिन इसने भारत को जो है लोकतांत्रिक शासन नहीं दिया। ठीक है, सत्ता कंपनी से हटकर ब्रिटिश जो क्राउन थी उसके हाथ में चली गई। समझ रहे हैं? चलिए अब हम लोग क्या देखेंगे, अगला इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1851। देखिए 1858 में सत्ता जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के पास चली तो जरूर थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार को लगा कि भारतीयों को भी कानून बनाने की प्रक्रिया में कुछ हद तक शामिल करना चाहिए, क्योंकि विद्रोह तो हो ही रहा था। ठीक है, इसी उद्देश्य से इंडियन काउंसिल एक्ट 1851 लाया गया। इसका इंपॉर्टेंट बात जो है गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल में कुछ भारतीयों को नॉमिनेट किया जा सकता था। बॉम्बे और मद्रास को फिर से जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल स्थापित कर दी गई। पोर्टफोलियो सिस्टम को कानूनी मान्यता मिली। ठीक है, गवर्नर जनरल को इमरजेंसी में ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति मिली। ठीक है, अब देखिए भारतीयों को कानून निर्माण प्रक्रिया से जोड़कर प्रतिनिधि संस्थाओं की शुरुआत हुई। वाइसरॉय अपनी जो है परिषद में कुछ भारतीयों को गैर आधिकारिक सदस्यों के रूप में नामित कर सकता है। ठीक है, आपका जो नॉन ऑफिशियल मेंबर 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को नामित किया। तो किसके, बनारस के राजा थे, पटियाला के महाराजा थे और सर दिनकर राव। 3 लोग में याद रखिएगा, बनारस के राजा, महाराजा पटियाला और सर दिनकर राव। ठीक है, अब बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को विधायी शक्तियाँ वापस देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की। 1773 से जो स्टार्ट हुआ था केंद्रीकरण, जिससे जो है आपका जो है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 के तहत जो है विकेंद्रीकरण की शुरुआत कर दी गई। देखिए बंगाल, उसके बाद जो उत्तर पश्चिमी प्रांत और पंजाब के लिए नई विधायी परिषदों की स्थापना का प्रावधान किया। तो कब, बंगाल में 1862, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में 1886 और पंजाब में 1897। वाइसराय की परिषद में वाइसराय के सुविधाजनक संचालन के लिए नियम बनाने का अधिकार दिया।
1859 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी। ठीक है, तो वायसराय को आपातकाल के दौरान विधायी परिषद की सहमति के बिना अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया। इसकी अवधि 6 महीने थी। अभी भी ऑर्डिनेंस की अवधि 6 महीने ही है। इंडियन काउंसिल में जो है, सॉरी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 123 जो है आर्टिकल इसके तहत कर सकते हैं कौन, तो प्रेसिडेंट, और 213 के तहत जो है स्टेट के गवर्नर। चलिए अब क्या देखते हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, यानी 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। ठीक है, देखिए 1861 में भारतीयों को शामिल तो किया गया, लेकिन उनकी भूमिका बहुत सीमित थी। भारतीयों की राजनीतिक मांगें बढ़ रही थी, इसलिए 1892 में एक और सुधार किया गया। ठीक है, तो इसमें जो है काउंसिल का विस्तार किया गया। सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो है मेंबर की संख्या बढ़ाई गई। इसमें जो है इनडायरेक्ट इलेक्शन का भी प्रावधान दिया गया। ठीक है, एक्ट में ऑफिशियली इलेक्शन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। इस पर जो है बजट में जो है मेंबर बजट पर डिस्कशन कर सकते थे, लेकिन वो बजट पर वोट नहीं कर सकते थे, और इसमें क्वेश्चन पूछने का अधिकार दिया गया। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन के साथ। अब देखिए इसको हम लोग करते हैं। केंद्रीय और प्रांतीय विधायी परिषद में अतिरिक्त जो है गैर आधिकारिक सदस्यों की संख्या में बढ़ाई, लेकिन आधिकारिक बहुमत बनाए रखा, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने पास बहुमत बनाए रखा। विधायी परिषद के कार्यों को बढ़ाया और उन्हें बजट पर चर्चा करने तथा कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की शक्ति दी। ये नोट्स आप लोग याद रखेंगे, और जो है आपको मैंने PDF दे दिया है ग्रुप में, तो वहाँ से आप लोग रिवाइज करते रहेंगे टाइमली। तो जो वायसराय द्वारा प्रांतीय विधायी परिषदों और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिश पर केंद्रीय विधायी परिषद के कुछ गैर आधिकारिक सदस्यों के नामांकन का प्रावधान किया। अधिनियम ने कुछ गैर आधिकारिक सीटों को भरने के लिए चुनाव का सीमित और अप्रत्यक्ष प्रावधान किया, न कि अधिनियम में चुनाव शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, इलेक्शन वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया था। ये याद रखना है, ये कभी कभी। अब नेक्स्ट जो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम। इसे जो है मॉडल मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। देखिए 20वीं सदी की शुरुआत तक भारतीयों की राजनीतिक मांगें और मजबूत हो चुकी थी। इसी भी जो है 1909 में एक महत्वपूर्ण एक्ट आया, इंडियन काउंसिल एक्ट, जो है जिसे मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। अब देखिए मॉडल कौन थे, तो ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, और मिंटो कौन थे, तो उसमें जो वायसराय। तो देखिए इसमें क्या क्या था, आपका जो है केंद्रीय और प्रांतीय दोनों विधायी परिषदों का आकार काफ़ी बढ़ा दिया गया। केंद्रीय विधायी परिषद में जो है सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई, 16 to 60। ठीक है, किससे, तो जो मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स 1909 के द्वारा। ठीक है, ऑफिशियल मेजोरिटी जो है वो रखा, केंद्रीय विधायी परिषद में आधिकारिक बहुमत बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय विधायी परिषदों को गैर आधिकारिक बहुमत रखने की अनुमति दी। ठीक है, दोनों स्तरों पर विधायी परिषदों के विचार विमर्श कार्यों को बढ़ाया, सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने, बजट पर प्रस्ताव रखने आदि की अनुमति दी गई। ठीक है, और पहली बार वायसराय और गवर्नरों की कार्यकारी परिषद में भारतीयों के सहयोग का प्रावधान किया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारी समिति में शामिल होने वाले पहले भारतीय सदस्य बने। ठीक है, तो कौन थे, लॉ मेंबर थे, कौन, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में। अब देखिए अलग निर्वाचन क्षेत्र जो है आपको कह सकते हैं इंट्रोड्यूस्ड ए सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम एक्सेप्टिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी अलग निर्वाचन क्षेत्र जो है इसे आप लोग जो है सेपरेट इलेक्टोरेट के नाम से ही जाना। सेपरेट इलेक्टोरेट की अवधारणा को स्वीकार करके मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली शुरू की। मुस्लिम सदस्य केवल मुस्लिम मतदाताओं द्वारा चुने जाने से अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैध बना दिया, और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र का जनक कहा जाने लगा। ठीक है, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट किसे जो है, लॉर्ड मिंटो को। देखिए ये किया गया यूनिटी को तोड़ने के लिए, हिंदू मुस्लिम यूनाइटेड नहीं रहें और ब्रिटिश जो है फूट डालो और शासन करो राजनीति के साथ अपने शासन को आगे बढ़ा सके। अब देखिए प्रेसिडेंसी निगमों, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए भी अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। 1909 के रिफॉर्म के बाद भी जो है भारतीय नेशनलिस्ट जो थे वो सेटिस्फाइड नहीं थे। पहला विश्व युद्ध होने के बाद जो है सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड और स्ट्रांग हो गई। ठीक है, इस बैकग्राउंड में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पास हुआ, यानी 1919 का भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी इसे कहा जाता है। अब देखिए मॉन्टेग्यू कौन थे, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे उस समय, और लॉर्ड चेम्सफोर्ड कौन थे, तो वायसराय थे। ठीक, तो देखिए मेन पॉइंट क्या है कि प्रोविंस यानी जो प्रांत में डायरकी यानी द्वैध जो है शासन की शुरुआत की गई। अब प्रोविंशियल सब्जेक्ट जो था, प्रांतीय सब्जेक्ट, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया।
रिजर्व सब्जेक्ट गवर्नर और एग्जीक्यूटिव जो है काउंसिल के कंट्रोल में था, और ट्रांसफ़र सब्जेक्ट जो इंडियन मिनिस्टर के कंट्रोल में था। ठीक है, अब देखिए यहाँ से पढ़ते हैं। 20 अगस्त 1917 को जो है ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषणा की कि उसका उद्देश्य भारत में उत्तरदायी सरकार की क्रमिक शुरुआत है। ठीक है, अधिनियम 1921 में लागू हुआ। अब देखिए, केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को सीमांकित और अलग करके प्रांतों पर केंद्रीय नियंत्रण को शिथिल किया, यानी स्लो किया। केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों को अपने अपने विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया, और सरकार की संरचना केंद्रीय और एकात्मक बनी रही। ठीक है, अब प्रांतीय विषयों को दो भागों हस्तांतरित और आरक्षित में विभाजित कर दिया। हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर द्वारा विधायी परिषदों के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से होगा, और आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर और कार्यकारी परिषदों द्वारा बिना उत्तरदायित्व के। इस दोहरे योजना को द्वैत शासन यानी डायरकी कहा गया। समझे, पहली बार देश में द्विसदनीयता और प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हुई। भारतीय विधायी परिषद को उच्च सदन यानी राज्य परिषद और जो है निम्न सदन यानी विधानसभा वाले द्विसदनीय विधानमंडल में बदल दिया गया। दोनों सदनों के अधिकांश सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाते थे। बसराव की कार्यकारी समिति के 6 सदस्यों में से 3 कमांडर इन चीफ को छोड़कर भारतीय होंगे, यानी जो है इंडियन लोगों की जो है संख्या बढ़ाई जाने लगी। सिख, भारतीय, ईसाई, एंग्लो इंडियन और यूरोपियों के लिए अलग अलग निर्वाचन इलेक्टोरेट का प्रावधान करके सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को बढ़ाया। ठीक है, अब संपत्ति ग्रांटेड फ्रेंचाइजी टू ए लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स और एजुकेशन, यानी संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया। ठीक है, लंदन में भारत के लिए उच्चायुक्त का नया पद बनाया, और जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा जो है अब तक किए जा रहे कुछ कार्यों को उन्हें हस्तांतरित किया। लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया। 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक योजना स्थापित की गई। ठीक है, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन वॉज सेटअप इन 1926। ठीक है, सिविल सर्वेंट के रिक्रूटमेंट के लिए। मुझे पहली बार प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग किया और प्रांतीय विधानमंडलों को अपने बजट पारित करने का अधिकार दिया। अधिनियम के लागू होने के 10 वर्ष बाद इसके कार्यप्रणाली की जांच और रिपोर्ट के लिए एक वैधानिक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किया। इसी से साइमन कमीशन बना। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। साइमन कमीशन जो है 1927 और कम्युनल रिवॉर्ड। अब सवाल आता है कि 1919 के एक्ट ने कितना काम किया। इसी की समीक्षा के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने साइमन कमीशन नियुक्त किया। इसके चेयरमैन थे सर जॉन साइमन। ठीक है, सर जॉन साइमन। अब देखिए, सबसे बड़ी बात क्या थी कि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, तो इसी कारण पूरे भारत में जो है इसका विरोध और नारा लगा, साइमन गो बैक। लाहौर में इसके विरोध का नेतृत्व लाला लाजपत राय ने किया। पुलिस के लाठीचार्ज में वो गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनके बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। देखिए, नवंबर 1927 में निर्धारित समय से 2 साल पहले, यानी 1919 के 10 साल ये कब होगा, तो 1929 में निर्धारित समय के 2 वर्ष पहले सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग की स्थापना की गई, घोषणा की गई। सभी सदस्य ब्रिटिश थे और इस वजह से सभी भारतीय दलों ने इसका बहिष्कार किया। आयोग ने 1930 में रिपोर्ट दी और सिफारिश की द्वैत शासन यानी डायरकी की समाप्ति, प्रांतों में उत्तरदायी सरकार का विस्तार, ब्रिटिश भारत और रियासतों के संघ की स्थापना, सामुदायिक निर्वाचन को जारी रखना आदि। ठीक है, और 3 गोलमेज सम्मेलन बुला गए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। चर्चाओं के आधार पर संवैधानिक सुधारों पर श्वेत पत्र तैयार किया गया। उसके बाद क्या है जो है आपका ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी जो है की सिफारिशें 1935 के अधिनियम में शामिल की गई। देखिए, कम्युनल अवार्ड जो अगस्त 1932 में रेमसे मैकडोनाल्ड द्वारा के समय में हुआ था। सामुदायिक जो है अवार्ड अगस्त 1932 में मुसलमान, सिख, भारतीय, ईसाई, एंग्लो इंडियन और यूरोपियों के लिए अलग निर्वाचन जो है इलेक्टोरेट जारी रखें तथा इससे दलित वर्गों तक भी बढ़ाया जाए। गांधी जी व्यथित हो गए कि दलित वर्गों में बढ़ाया जाएगा तो उनका डिस्क्रिमिनेशन और बढ़ेगा और उन्हें समाज से अलग थलग करने की एक साजिश में गांधी जी ने नहीं देखा। तो गांधी जी व्यथित हो गए और यरवटा जेल जो पुणे में थे आमरण अनशन किया। कांग्रेस और दलित वर्गों के नेताओं के बीच समझौता हुआ, जिसे पुणे पैक्ट कहा जाता है। हिंदू संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र बनाए रखा और दलित वर्गों को आरक्षित सीटें दी। ठीक है, अब इसके आगे क्या था देखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है आपका गांधी जी और बी आर अम्बेडकर जी के बीच समझौता हुआ था, जिसे पुणे पैक्ट कहा जाता है।
सेपरेट इलेक्टोरेट की जगह रिजर्व सीट दिया गया था। 1932 कम्युनल अवार्ड के तहत जो है पहले सेपरेट इलेक्टोरेट की घोषणा हुई, लेकिन बाद में गांधी जी और अम्बेडकर जी के जो है आपका पैक्ट के बाद जो है सेपरेट इलेक्टोरेट की जगह रिजर्व सीट दिया गया। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। इसमें देखते हैं ब्रिटिश का जो है सबसे महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट जो है वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट ने जो है प्रोविंस को काफ़ी हद तक ऑटोनॉमी दिया और प्रोविंस में जो है डायरकी समाप्त कर दी। इसमें देखिए क्या था, ऑल इंडिया फेडरेशन। इस एक्ट में जो ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने का प्रस्ताव था, इसमें ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट को शामिल किया जाना था, लेकिन ये फेडरेशन लागू नहीं हो पाया। इसमें फेडरल कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया जो 1937 में स्थापित हुआ, और प्रोविंशियल लेवल पर कुछ जगहों पर बाइकैमरल लेजिस्लेचर का प्रावधान किया गया। ठीक है, भारत में पूर्णतः उत्तरदायी सरकार की दिशा में दूसरा मील का पत्थर, 321 धाराओं और 10 अधिसूचियों वाला लंबा दस्तावेज, 321 सेक्शन एंड 10 शेड्यूल्स। ठीक है, प्रांतों और रियासतों को इकाइयों के रूप में शामिल करते हुए अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान। शक्तियाँ 3 सूचियों में विभाजित, संघ सूची में 59, प्रांतीय सूची में 54 और संवर्ती सूची में 36। ठीक है, आप इसको 59, 54, 36 इस तरह से याद रखें। संघ, प्रांतीय और संवर्ती सूची में जो संघ और प्रांत दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। अब शेष शक्तियाँ वायसरॉय के पास, यानी एक तरह से बोल सकते हैं संघ में। रियासतें शामिल न होने से संघ अस्तित्व में नहीं आया। ठीक है, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की। प्रांतों को अपने क्षेत्र में स्वायत्त इकाइयों के रूप में कार्य करने की अनुमति मिली। ठीक है, प्रांतों में उत्तरदायी सरकारें शुरू, गवर्नर को प्रांतीय विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर कार्य करना। ये 1937 में लागू हुआ, लेकिन 1939 में बंद हो गया। केंद्र में द्वैध शासन अपनाने का प्रावधान, संघीय विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित में विभाजित, यह प्रावधान कभी लागू नहीं हुआ। दलित वर्गों यानी अनुसूचित जनजातियां, महिलाओं और श्रमिकों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान करके सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को और आगे बढ़ाया। 1858 के अधिनियम द्वारा स्थापित भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया गया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को सलाहकार की एक टीम प्रदान की गई। मताधिकार का विस्तार किया गया। कुल जनसंख्या का लगभग 10% लोगों को मताधिकार मिला। देश की मुद्रा और ऋण को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रावधान किया गया। ठीक है, संघीय लोक सेवा आयोग, प्रांतीय लोक सेवा आयोग और 2 या 2 से अधिक प्रांतों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया जो 1937 में स्थापित हुआ। ठीक, अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे लास्ट जो है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। अब हम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के अंतिम पड़ाव पे हैं। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इस एक्ट ने भारत में ब्रिटिश रूल को समाप्त करने का रास्ता साफ किया। तो इसमें मुख्य बात है 2 डोमिनियन बनाए गए। ब्रिटिश इंडिया को 2 डोमिनियन में बांटा गया, इंडिया और पाकिस्तान। भारत पर ब्रिटिश पार्लियामेंट की सर्वोच्च लेजिस्लेटिव अथॉरिटी को समाप्त कर दिया गया। भारत और पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज को अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने और कानून बनाने की शक्ति मिली। ठीक है, इंडियन स्टेट पर ब्रिटिश क्राउन की जो है सर्वोच्चता भी समाप्त कर दी गई। अब 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। देखिए 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली, कौन थे उसमें कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री, तो क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि ब्रिटिश भारत शासन जो है 30 जून 1948 तक समाप्त हो जाएगा। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने जो है विभाजन योजना, जिसे माउंटबेटन योजना कहते हैं, प्रस्तुत की, जिसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया। भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त कर दिया और 15 अगस्त 1947 से भारत एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य घोषित किया। भारत के विभाजन और भारत तथा पाकिस्तान 2 स्वतंत्र डोमिनियनों के निर्माण का प्रावधान किया, जिन्हें ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से अलग होने का अधिकार था। वायसराय के पद को समाप्त कर दिया और प्रत्येक डोमिनियन के लिए एक गवर्नर जनरल का प्रावधान किया, जिसकी नियुक्ति ब्रिटिश शासन द्वारा जो है डोमिनियन कैबिनेट के सलाह पर की जानी थी। दोनों डोमिनियनों को संविधान सभा को अपने अपने राष्ट्रों के लिए कोई भी संविधान बनाने और अपनाने तथा स्वतंत्रता अधिनियम सहित ब्रिटिश संसदों के किसी भी अधिनियम को निरस्त करने का अधिकार दिया। दोनों डोमिनियन की संविधान सभा को नए संविधान बनाने और लागू होने तक अपने अपने क्षेत्रों के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया। भारत के राज्य सचिव यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के पद को समाप्त कर दिया और उनके कार्यों को कॉमनवेल्थ मामलों के राज्य सचिव को हस्तांतरित कर दिया। 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश सर्वोच्चता और आदिवासी क्षेत्रों के साथ संबंधों की समाप्ति की घोषणा की। भारतीय रियासतों को भारतीय डोमिनियन या पाकिस्तान डोमिनियन में शामिल होने या स्वतंत्र होने की स्वतंत्रता दी। नए संविधान बनाए जाने तक प्रत्येक डोमिनियन और प्रांतों के लिए 1935 के भारत सरकार अधिनियम का प्रावधान किया।
डोमिनियनों को अधिनियम में संशोधन करने का अधिकार था। ब्रिटिश सम्राट या सम्राज्ञी जो है, यानी ब्रिटिश क्राउन सीधा बोलिए, ब्रिटिश सम्राट से विधेयक पर वीटो करने या कुछ विधेयकों को आरक्षित करने का अधिकार छीन लिया गया। यह अधिकार गवर्नर जनरल के लिए आरक्षित रखा गया। गवर्नर जनरल को अभी के राष्ट्रपति के रूप में आप देख सकते हैं क्या वही है ही। भारत के गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नरों को राज्य के वैधानिक प्रमुख के रूप में नामित किया। उन्हें सभी मामलों में संबंधित मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करना था। ठीक है। इंग्लैंड के राजा की शाही उपाधियों को भारत के सम्राट की उपाधि हटा दी गई, इंग्लैंड के राजा की शाही उपाधियों से। ठीक है। ड्रॉप द टाइटल ऑफ एम्परर ऑफ इंडिया फ्रॉम द रॉयल टाइटल ऑफ द किंग ऑफ इंग्लैंड। 14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया। लॉर्ड माउंटबेटन नए भारत डोमिनियन के पहले गवर्नर जनरल बने। उन्हें जवाहरलाल नेहरू को स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ दिलाई। ठीक है। अब